नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपन क्रिया के प्रकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने पहले पढ़ा है कि क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक क्रम के आधार पर, दूसरी होती है प्रयोग और संरचना के आधार पर, और तीसरी होती है काल के आधार पर। क्रम के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की थी, एक अकर्मक क्रिया और दूसरी थी सकर्मक क्रिया। क्रम के आधार पर क्रिया जिसमें जो क्रिया है उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता है तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब उसके बाद आती है कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है। भाई क्रिया है उसमें एक क्रिया से अधिक भी होती है वाक्य में, इसलिए ये जानना जरूरी है कि मुख्य क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है। तो मुख्य क्रिया, जब क्रिया वाक्य में एक शब्द में प्रयुक्त होती है, जब वाक्य में किसी कार्य का करना या होना जब एक शब्द में प्रयुक्त हो तो उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। कब? जब एक पद में, जब किसी कार्य का करना या होना जब वाक्य में एक पद में प्रयुक्त हो तो वह मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे सुनील दौड़ता है। रवीना पढ़ती है। तो इसमें क्या है? ये क्रिया है दौड़ना और पढ़ना। तो ये क्रिया क्या है? एक पद में प्रयुक्त है। सुनील दौड़ने का काम कर रहा है, रवीना पढ़ने का काम कर रही है। तो जब किसी कार्य का करना या होना एक पद में प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। उसके बाद जो क्रिया है, मुख्य क्रिया का जो निर्धारण होता है वह किस किस के आधार पर होता है? मुख्य क्रिया का निर्धारण मुख्य क्रिया का जो निर्धारण है वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। जो मुख्य क्रिया है वह कर्ता व कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है। मुख्य क्रिया कर्ता व कर्म के आधार पर प्रयुक्त होती है। जैसे कर्ता और कर्म होता है वैसे ही क्रिया होती है। दूसरा है जो मुख्य क्रिया है वो सहायक क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है। पहला तो है मुख्य क्रिया कर्ता व कर्म पर आधारित होती है। दूसरा है मुख्य क्रिया सहायक क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है। किससे? कर्ता व कर्म पर, पहला कर्ता व कर्म पर आधारित होती है
और दूसरी है मुख्य क्रिया सहायक क्रिया से पहले प्रयुक्त होती है। और तीसरा है कि जो मुख्य क्रिया है प्राय अन्य जो क्रियाएं होती है उससे पहले प्रयुक्त होती है, अन्य क्रियाओं से पहले प्रयुक्त होती है। तो कर्ता व कर्म पर आधारित होती है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया सहायक क्रिया उससे पहले प्रयुक्त होती है और मुख्य क्रिया प्राय अन्य क्रियाओं से पहले प्रयुक्त होती है। अब उसके बाद होती है संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरी है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसको कहते हैं? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा ने चित्र बनाया था, चित्र बनाया था। दूसरा है अनिल पत्र लिख रहा है। तीसरा है विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे रेखा ने चित्र बनाया था, तो बनाना क्या है? क्रिया है। अब यह है जो बनाना, ये मुख्य क्रिया होती है। चित्र है, कर्म है, रेखा है, ये कर्ता है वाक्य में, ये चित्र है, कर्म हो गया, और बनाना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और ये जो था है, ये समय से संबंधित हमें व्यक्त करवा रहा है, इसलिए कहलाती है सहायक क्रिया। तो जो सहायक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया के बाद में आती है। दूसरा है अनिल पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गई, तो ये तो कहलाएगी मुख्य क्रिया। और जो राह है वह सहायक क्रिया कहलाती है। लिखना मुख्य क्रिया कहलाती है और राह है वो क्या कहलाती है? सहायक क्रिया। इसी प्रकार से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई, और रहे हैं क्या? इसकी सहायक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से क्रिया में मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मुख्य होती है कि मुख्य क्रिया कहाँ प्रयुक्त की जाती है और सहायक क्रिया उसका क्या कार्य करती है। तो मुख्य क्रिया सहायक क्रिया से पहले प्रदर्शित होती है, जो कार्य का करना या होना एक पद में हमें व्यक्त करवाती है। अब है कि जो दूसरा प्रकार था वो प्रयोग और संरचना के आधार पर, क्रिया का जो दूसरा प्रकार है वो प्रयोग और संरचना के आधार पर होता है। प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया है, पहली है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया जब दो क्रियाएं या इससे अधिक भी हो सकती है, और वह क्रियाएं भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है। जब दो, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब दो या दो से अधिक क्रियाएं वाक्य में भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे मनीषा ने
मनीषा ने पुस्तक ले ली होगी। रवीना ने उसे रुपये दे दिए। तीसरा है, मनीषा ने पुस्तक ले ली होगी, रवीना ने उसे पुस्तक दे दी होगी, उसे आने दिया जा सकता है, उसे आने दिया जा सकता है। इसी प्रकार से उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। उसे बच्चा खेलता दिखाई दिया। तो इसमें संयुक्त क्रिया थी ले ली, इसमें दे दिया। इसमें जो क्रिया होती है और जो कर्म होता है वो एक ही धातु से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें जो क्रिया है और जो कर्म है एक ही धातु से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से जैसे रवीना उसे रुपए दे दिए, रवीना ने उसे रुपए दे दिए होंगे, तो दे दिए होंगे, उसे आने दिया जा सकता है, उसे वह खाना ले लिया। तो ले लिया, इसी प्रकार से दिखाई दिया। तो ये जो क्रिया होती है, ये कर्म और जो क्रिया है वो एक ही धातु से मिलकर बनी हुई होती है, वह कहलाती है संयुक्त क्रियाएं, जो भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है। दूसरी है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इसमें नाम धातु क्रिया में संज्ञा, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया में जो क्रिया है संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों में धातु की तरह कार्य करता है, किसकी तरह? धातु की तरह कार्य करता है। जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण की तरह धातु की तरह कार्य करता है तो वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे अपना है तो इसको अपनाना। इसी प्रकार जैसे खरीद है तो खरीदना। जैसे इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं वाक्य में कि माँ ने अपने बच्चे को
अपना लिया। तो अपना जो है वो किससे अपनाना है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपना लिया होगा। तो दूसरा है विद्यार्थी पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। बच्चे खेलना चाहते हैं। तो जैसे इसमें अपना है, खरीद से खरीदना बना है, खेल से खेलना बना है, तो ये संज्ञा और सर्वनाम विशेषण के आधार पर इसमें क्रिया का निर्धारण होता है। इस तो विद्यार्थी पुस्तक खरीदना चाहते हैं, बच्चे खेलना चाहते हैं, तो ये इसकी खरीदना खेलना ये नाम धातु क्रिया कहलाती है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है। तीसरी जो क्रिया है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी जो क्रिया है वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है इसमें जो करता है वह कार्य स्वयं नहीं करता है, बल्कि कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसमें जो करता है वो कार्य को स्वयं नहीं करता है, वह कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे सरपंच ने तालाब बनवाया। सुनील बच्चे को खाना खिलाया। अध्यापक छात्रों से पाठ याद करवाया। प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी मंगवाई। तो इसमें देखो सरपंच ने तालाब बनवाया, तो सरपंच है वो करता है, तालाब कर्म है, बनाना क्या है? क्रिया है। लेकिन ये जो करता है वह कार्य स्वयं नहीं कर रहा है, बल्कि ये कार्य करने के लिए क्या कर रहा है? उसको प्रेरित कर रहा है, बनवाने का कार्य कर रहा है। तो केवल ये प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है बनवाने के लिए। इसी प्रकार सुनील बच्चे को खाना खिलाया, तो खिलाता
है, लेकिन जो खाने का काम है वो क्या कर रहा है, बच्चा कर रहा है। यानी सुनील बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित तो करता है, लेकिन स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है। क्रिया कौन कर रहा है खाने की, बच्चा कर रहा है। इसी प्रकार जो अध्यापक है छात्रों से पाठ याद करवाता है, तो केवल वह उसको पाठ याद करने के लिए प्रेरित करता है, न कि अध्यापक स्वयं पाठ याद करता है। इसी प्रकार जैसे प्रधानाचार्य ने चपरासी से कुर्सी मंगवाई, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य ने बाबू से पत्र लिखवाया, तो इसमें जो ये करता है ये स्वयं कार्य नहीं करते हैं, ये केवल कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक जो क्रिया है, इसमें वाक्य में एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया संपन्न होती है। पूर्वकालिक जो क्रिया है उसमें दो क्रियाएं प्रयुक्त होती है। एक क्रिया पूर्ण होने के बाद दूसरी क्रिया भी संपन्न होती है। तो इसमें जो पहले संपन्न होने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी एक क्रिया पहले घटित हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होकर वो भी पूरी हो जाती है, तो यह कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर जाएगा। विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर जाएगा। बलवीर खेलकर खाना खाएगा। इसी प्रकार से तीसरा है वह पढ़कर सोएगा। अब एक और है कि पूर्वकालिक जो क्रिया है उसमें क्रिया के साथ जो कर है, कर प्रत्यय भी प्रयुक्त होता है। इसके आधार पर भी पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है। यानी क्रिया के साथ कर प्रत्यय लगाकर भी पूर्वकालिक क्रिया बनाई जा सकती है। तो इसमें एक क्रिया पहले पूर्ण हो जाती है और दूसरी क्रिया उसके बाद संपन्न होती है। जैसे इसमें विद्यार्थी पुस्तक पढ़कर जाएगा, तो पहले वो पुस्तक पढ़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, जाने का कार्य करेगा। इसी प्रकार जैसे बलवीर खेलकर खाना खाएगा या रमेश खेलकर खाना खाएगा, तो पहले वो क्या करेगा, खेलेगा, उसके बाद खाना खाएगा। तो पहले एक क्रिया संपन्न होगी, उसके बाद दूसरी क्रिया भी संपन्न होगी। इसी प्रकार वह पढ़कर सोएगा, पहले पढ़ने का कार्य करेगा, उसके बाद सोने का कार्य करेगा। फिर है आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक क्रिया, इसमें वाक्य में जो कार्य है उसमें आज्ञा लेना, अनुमति लेना या देने के लिए किया जाता है। इसमें जो भी कार्य है वो अनुमति लेने या देने के लिए किया जाता है या प्रार्थना के लिए भी किया जा सकता है। जैसे तुम सभी विद्यालय जाओ, तो क्या जाने की अनुमति दी जा रही है। जैसे दूसरा है आप चाय लीजिए,
तो इसमें आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना करने के लिए या लेने, आज्ञा लेने और देने के लिए किया जाता है। तो जो भी कार्य है वो किसी अनुमति लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए किया जाता है तो वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। यानी जिस क्रिया का प्रयोग आज्ञा लेने के लिए, अनुमति लेने के लिए और प्रार्थना करने के लिए किया जाता है तो वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। इसी प्रकार जैसे और भी है, जैसे अगर किसी से कहें कि इस माफ़ीनामे पर दस्तखत कर दो, तो इसमें क्या है, हस्ताक्षर करने के लिए कहा जा रहा है। किसके लिए? माफ़ीनामे के लिए। तो आज्ञा उसमें कहा जा रहा है कि प्रार्थना की जा रही है कि आपको दस्तखत करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं। उसके बाद है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया, सजातीय जो क्रिया है वह कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से मिलकर बनी होती है। सजातीय क्रिया है उसमें जो वाक्य है उसमें कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर एक साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी, अंकित ने अमित को पेन दे दिया। सुनीता ने खाना ले लिया। तो जो सजातीय क्रिया है इसमें कर्म और जो क्रिया है वो दोनों एक ही धातु से मिलकर बनी होती है, तो वो कहलाती है सजातीय क्रिया। जैसे इसमें लड़ाई कर्म है, लड़ी क्रिया है। इसी प्रकार देना कर्म हो गया और दिया है वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो इसमें कर्म और जो क्रिया है वो एक ही धातु से मिलकर बनी हुई होती है, तो ये कहलाती है सजातीय क्रिया। संयुक्त क्रिया है उसमें भी वही समानता होती है कि उसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है, लेकिन वो भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है। उसके बाद होती है काल के आधार पर। तो प्रयोग और संरचना के आधार पर जो क्रिया है वो 6 प्रकार की होती है। संयुक्त क्रिया जो 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती है लेकिन वो भिन्नार्थक अर्थ में प्रयुक्त होती है, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु जो क्रिया है वो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त होती है, लेकिन वो उसमें संज्ञा सर्वनाम जो शब्द है वो धातु की तरह मिलकर के क्रिया के साथ कार्य करते हैं। प्रेरणार्थक जो क्रिया है उसमें जो कार्य को करने वाला है, जो करता है वो कार्य को स्वयं नहीं करता है बल्कि वो कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, तो वह कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्वकालिक जो क्रिया है उसमें वाक्य में एक क्रिया संपन्न होती है और उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होकर वो भी पूर्ण हो जाती है, तो वह कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। 5वीं है आज्ञार्थक क्रिया। तो वाक्य में आज्ञा लेने के लिए, देने के लिए या अनुमति लेने के लिए या देने के लिए या किसी से प्रार्थना करने के लिए जो क्रिया की जाती है वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। सजातीय क्रिया
इसमें जो कर्म और जो क्रिया है वो एक ही धातु से मिलकर बनी होती है, तो वह कहलाती है सजातीय क्रिया। अब तीसरी है काल के आधार पर क्रिया। तो काल के आधार पर जो क्रिया है वो 3 प्रकार की होती है। भूतकालिक क्रिया, दूसरी है वर्तमानकालिक क्रिया और तीसरी है भविष्यकालिक क्रिया। तो भूतकालिक क्रिया पहली है भूतकालिक क्रिया। भूत का मतलब जो कार्य पहले संपन्न हो जाता है, यानी बीते समय में संपन्न हो जाता है, वह कहलाती है भूतकालिक क्रिया। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो कार्य बीते समय में पूर्ण हो वह भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया होगा, जैसे वह विदेश चला गया होगा। वह बच्चे विद्यालय चले गए होंगे। तीसरा है बच्चे खेलने गए होंगे। तो इसमें जो कार्य है वो बीते समय में हो चुका है, इसलिए ये क्रिया क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया होगा, तो यह है भाई पहले वो जा चुका है। इसी प्रकार से जैसे बच्चे विद्यालय चले गए होंगे, तो पहले भाई जा चुके होंगे। इसी प्रकार बच्चे खेलने गए होंगे, तो खेलने के लिए जा चुके होंगे। तो ये जो क्रिया है वो पहले संपन्न हो चुकी है, तो ये कहलाती है भूतकालिक क्रिया। दूसरी है वर्तमानकालिक क्रिया। वर्तमान कालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया जिसमें कार्य वर्तमान समय में पूर्ण हो, यानी वाक्य में जब जो कार्य है वर्तमान समय में पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है, तो वह वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है। सुनील पुस्तक पढ़ रहा है। राधा खाना बना रही है। तो जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होता है या वर्तमान समय में जारी रहता है, वह वर्तमानकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता खेल रही है, क्या खेल रही है? हॉकी खेल रही है। इसी प्रकार सुनील पुस्तक पढ़ रहा है, तो अभी कार्य पढ़ने का पूरा नहीं हुआ है, अभी चल रहा है कार्य, तो पढ़ रहा है वो, इसलिए वर्तमान समय में कार्य हो रहा है। इसी प्रकार राधा खाना बना रही है, तो अभी खाना बना नहीं है, बनाया जा रहा है, तो कार्य वर्तमान समय में जारी है। तो जो क्रिया वर्तमान समय में जारी रहती है,
तो वह कहलाती है वर्तमानकालिक क्रिया। तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यत कालिक क्रिया। तो जो कार्य भविष्य में होगा तो वह कहलाती है भविष्यकालिक क्रिया, यानी जो कार्य आने वाले समय में पूर्ण होगा तो वह भविष्यकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे सुमित छुट्टियों में कश्मीर जाएगा। अनिल खेलने जाएगा। विद्यार्थी अपना पाठ याद करेंगे। तो इसमें जो कार्य है वो वर्तमान समय में नहीं हो रहा है, ये केवल आगे आने वाले समय में होगा। तो जो कार्य वर्तमान समय में न होकर आने वाले समय में होने की जो इच्छा की जाती है या आगे आने वाले समय में पूर्ण होगा तो वह कहलाती है भविष्यकालिक क्रिया, यानी भविष्य में या आने वाले समय में किया जाएगा। जैसे कश्मीर जाएगा कौन? सुमित। इसी प्रकार से जैसे अनिल खेलने जाएगा तो वह आने वाले समय में खेलने के लिए जाएगा। पाठ याद करेगा तो वह आने वाले समय में पाठ याद करेगा। तो जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण न होकर के आने वाले समय में पूर्ण होगा तो वह कहलाता है भविष्यकालिक क्रिया।